وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے پتن میں عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم کی اس جن سبھا سنکلپ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کی بات کی۔ پی ایم مودی نے کہا کہ پائلٹ ابھینندن کے حوالے سے پاکستان کو انتباہ دیا تھا کہ اگر ابھینندن کو کچھ ہوا تو پاکستان کو ہندوستان نہیں چھوڑے گا۔ આજે તમે જોયું હશે કે પહેલા હિન્દુસ્તાનના ખૂણે ખૂણે મરજી પડે ત્યારે બોમ્બ ધડાકા કરતા હતા। અત્યારે કોશિશો તો ચાલુ જ છે, બંધ જ નતા, પણ મેળ નથી પડતો। એ સુધરી ગયા જેવો મારો દાવો નથી। અને 100 પ્રયોગ કરે, 99 માં નિષ્ફળ જાય, એકાદમાં થઈ જાય, પણ છતાંય આપણે એવી પગલા લીધા કે ધીરે 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 આ બોમ્બ ધડાકા કરવા વાળી ગેંગ જમ્મુ કાશ્મીરના 2.5 જિલ્લાની અંદર સીમિત થઈ ગઈ છે। અને એમાં પણ લગભગ અઠવાડિયામાં 2 વાર ગોળીઓને વણઝાર બરાબર ચાલે છે આમને સામને। અને પછી ખબર આવે કે આજે 2 પાડી દીધા, આજે 3 પાડી દીધા રોજ। અને જ્યારે પુલવામા થયું, તમે મને કહો આ દેશની મોદી પાસે શું અપેક્ષા હતી ભાઈ? જેમ 26/11 થયું મુંબઈમાં અને ડોક્ટર મનમોહન સિંહજીની સરકારે જે કર્યું, મેં એવું કર્યું હોત તો ચાલત? તમે મને માફ કરત? આ દેશ મને માફ કરત? તમે તો ઈચ્છો કે ના ઈચ્છો કંઈક તો થવું જોઈએ મોદીજી, તમારા ના થાય। આખો દેશ ઈચ્છા કરતો હતો। અને મેં પહેલા જ દિવસે કહ્યું કે મેં સેનાને ખુલ્લી છૂટ આપી દીધી છે। आम आदमी पार्टी कल दिल्ली की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस इत्तेहाद की नाकामी के बाद आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि वो दिल्ली की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में आम आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी लाख कोशिश के बावजूद कांग्रेस से हमारा इत्तेहाद नहीं हो पाया। कांग्रेस बीजेपी को कामयाब कराना चाहती है, यही वजह है कि यूपी में अजीम इत्तेहाद को कमजोर कर रही है। हमारे एक कैंडिडेट पश्चिमी दिल्ली से श्री बलबीर जाखड़ जी अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं। 20 तारीख को हमारे 3 कैंडिडेट का नॉमिनेशन होना था, जिसमें पूर्वी दिल्ली से आतिशी जी का, चांदनी चौक से पंकज गुप्ता जी का और नॉर्थ वेस्ट सीट से गुगन सिंह रंगा जी का। लेकिन कांग्रेस ऐसा एक भ्रम फैला रही थी कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है और वो सीटों के लिए गठबंधन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने उनको अपने 3 कैंडिडेट का नॉमिनेशन पोस्टपोन किया और हमने निर्णय लिए, उनको समय दिया कि आप रीथिंक करिए। लेकिन जिस फार्मूले को कांग्रेस हम लोगों के सामने रखती रही, हमने सारे फार्मूले दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मान लिए। उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने मूल चरित्र पर ही आकर के खड़ी हुई और ऐसे में हमने ये निर्णय लिया है कि हमने समय उनको दिया था, लेकिन इस समय का सदुपयोग करने की जगह उन्होंने नकारात्मक निर्णय लिया और आम आदमी पार्टी को ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करने की जगह अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कृत संकल्प दिख रही है। और हमने निर्णय लिया है, हरियाणा के अंदर भी भाजपा को जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन चुनौती देगा और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाकर के इस बात को रखेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस जीत ही नहीं सकती है। एक भी सीट नहीं है जो कांग्रेस जीत सकती हो दिल्ली के अंदर। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने बेहद मुतनाज़ पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर डाला है। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने शहीद हेमंत करकरे को शैतान लिखा। उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे यूनिफॉर्म में एक शैतान था। इंद्रेश कुमार ने उसे साजिश से ताबीर किया और कहा कि उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है।
इंद्रेश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हेमंत करकरे इंसानियत के लिए शर्मनाक धब्बा थे जिन्होंने साध्वी जैसी मजहबी खातून को परेशान किया। द सरकारी मुसलमान और एएमयू के साबिक वाइस चांसलर जनरल जमीरुद्दीन शाह ने IAS मोहसिन के मामले में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नामुनासिब है। साथ ही जमीरुद्दीन शाह ने साध्वी प्रज्ञा को माफी मांगने का भी मशवरा दिया। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जनरल जमीरुद्दीन शाह से बातचीत की। सरकारी मुसलमान किताब लिखने वाले जनरल जमीरुद्दीन शाह हमारे साथ हैं। सर, आपने एक किताब लिखी थी और बहुत सारे सवाल भी उठाए थे, लेकिन एक सवाल फिर है, बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम में फौज का इस्तेमाल हो रहा है, आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, फौज का पॉलिटिकल स्टेज पे या पॉलिटिकल पर्पसेस पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फौज जो है अपनी ड्यूटी करती है मुल्क के लिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो यही मुल्क को समझ लेना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जा रहा है, एक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उसकी फौज, क्या इस तरह का इस्तेमाल, लफ्ज़ का इस्तेमाल हुकूमत वक्त की तरफ से ऐसा किया जा सकता है? नहीं, गलत है। किसी की फौज नहीं है, ये मुल्क की फौज है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की फौज नहीं है। एक सवाल ये भी है कि अभी हमने देखा साध्वी प्रज्ञा को लेकर के एक सवाल उठा, हेमंत करकरे की शहादत को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करने की कोशिश की गई, कैसे देखते हैं इस मामले में? ये बिल्कुल जो मुल्क के लिए जिन्होंने जान दी है उनको अंडरमाइन करना मेरे ख्याल से बिल्कुल निहायत गलत हुआ है, और वो रियलाइज़ करा है उन्होंने कि गलती की है, इसी वजह से उन्होंने विड्रॉ किया अपना स्टेटमेंट। क्या उनका स्टेटमेंट मान लिया या एक पोलराइजेशन की कोशिश थी जिसको बाद में लोकवापुती की गई? ये मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मगर उन्होंने गलती ज़रूर की है इसके बारे में, और उनको ज़रूर बतलाया होगा कि आपने गलती की है, इसी वजह से उन्होंने ये विड्रॉ किया स्टेटमेंट। सर, एक खबर और भी आ रही है कि एक मोहसिन नाम के अफसर को इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया, क्या ये कार्रवाई आपकी नज़र में कैसी है? मेरे ख्याल से वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और कई चीफ मिनिस्टर्स के हेलीकॉप्टर्स की तलाश ली गई है, तो मेरे ख्याल से अगर कोई IAS ऑफिसर जो है अपनी ड्यूटी करता हुआ हो तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से क्या गुजारिश करेंगे, क्या कहेंगे कि मुअत्तली को लेकर? अगर आप कन्विंस हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो मेरे ख्याल से केस को बंद करना चाहिए। एसवाई कुरैशी साहब ने एक सवाल उठाया है कि छवि जो है वो का एक साफ करने का मौका इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ से निकाल दिया है। काहे का? अपनी छवि बेहतर करने का एक मौका इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ से निकाल दिया है। देखिए, कुरैशी साहब जानते हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, और इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। जो कहना था उन्होंने कह दिया। क्या सही कहा? जो उन्होंने कहना था कह दिया। कैमरामैन वैभव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लोकसभा इंतखाब के तीसरे मरहले के लिए आज तशहीरी मुहिम थम जाएगी। सियासी पार्टियां आज अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। तीसरे मरहले में 14 रियासतों की 115 सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उसके अलावा त्रिपुरा की एक सीट पर भी इंतखाब होगा। आसाम में एनआरसी के बोझ तले जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका मानना है कि हिंदुस्तानी होने के बावजूद वो यतीमों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर कोई वाकई हिंदुस्तानी नहीं है तो उसे बांग्लादेश भेज दिया जाए, लेकिन अपने मुल्क के लोगों को दूसरे मुल्क के हवाले करना, जहां न उनका घर है और न जमीन है, न कोई जायदाद, वो हमेशा के लिए दरबदर हो जाएंगे और न ही दूसरे मुल्क में उन्हें कोई कबूल करेगा। लोगों ने कहा कि अगर बीजेपी हुकूमत चाहती तो लोगों की मदद कर सकती थी। फिलहाल जो भी हमारे मामलों को निपटारा करेगा वही हमारा लीडर होगा, चाहे वो बीजेपी को हो या कांग्रेस का। बांग्लादेशी है तो कागजात वगैरह चेक करके निकल ले जाए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब ऐसा आप लोगों का मानना नहीं है कि मुस्लिम है तो हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे हो या ना हो? नहीं, ऐसा नहीं। जो हक है, जो इंडियन है, असल में वो इंडियन है, वो इंडियन में रहे। अगर बांग्लादेश अगर मुस्लिम हो या हिंदू हो,
अगर हमारे इंडियन में आए आ जाए, उनका कोई कागज वगैरह नहीं है, अगर वो प्रूफ कर सकते हैं तो उनको बांग्लादेश में भेज दिया जाए तो कोई बात नहीं। और कैब को लेकर क्या कहना है? जो नागरिकता बिल है उसमें जो बीजेपी कहती है कि मुसलमान छोड़ के बाकी धर्म के लोग जो भारत आ गए हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से, उसको हम नागरिकता देंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं, इसलिए कि हमारे जो इंडियन है 1947 में जब हमारे भारत को स्वाधीन किया तो हर जाति ने मिलकर स्वाधीन किया। हमारा जैसा हक है, हिंदू का है, सिखों का है, सब लोगों का है, चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, अगर हमारे हक को पूरे दे दे, चाहे जैसे भी चीज़ हो, चाहे नागरिकता के बारे में हो, चाहे हमारे चाकरी के बारे में हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हक के पूरा दिया जाए तो कोई बात नहीं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल न सिर्फ एक मायनाज शायर थे बल्कि एक मुफक्किर भी। उन्होंने एहसास कम तरी से निकलने के रास्ते बताए। उन्होंने बताया कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। खास तौर पर इकबाल ने हमें जब हुब्बुल वतनी की आला तालीम दी है, जैसे नज़्म सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल की हुब्बुल वतनी का आईनादार है। वहीं लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, दुआ के तौर पर बच्चों के लिए अनमोल तोहफा है। अल्लामा इकबाल की बरसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इस तरह के न जाने सैकड़ों अशार ऐसे हैं जो इंसान के हौसलों को बुलंद करते हैं और उसे बुलंदी के मराहिल तय करने में मददगार साबित होते हैं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानून दां, सियासत दां और एक सूफी थे। वो हमजह शख्सियात के मालिक थे। उनका सफर जिंदगी, तालीम और शायरी काबिले रश्क था। 9 नवंबर 1877 में अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। तालीम की इब्तिदा हस्ब दस्तूर कुरान शरीफ से हुई। मकतब में उर्दू, फारसी और अरबी अदब पढ़ना शुरू किया। अपनी इब्तदाई शायरी की इस्लाह दाग देहलवी से कराई। 6 मई 1893 में इकबाल ने मैट्रिक किया और 1895 में इकबाल ने एफए किया और मजीद तालीम के लिए लाहौर आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज में बीए की क्लास में दाखिला लिया और हॉस्टल में रहने लगे। अपने लिए अंग्रेजी, फलसफा और अरबी के मजामीन मुंतखब किए। 1898 में इकबाल ने बीए पास किया और एमए फलसफा में दाखिला ले लिया। मार्च 1899 में एमए का इम्तिहान दिया और पंजाब भर में अव्वल आए। इस दौरान शायरी का सिलसिला भी चलता रहा मगर मुशायरों में ना जाते थे। नवंबर 1899 की एक शाम कुछ बेतकल्लुफ हम जमात उन्हें हकीम अमीनुद्दीन के मकान पर एक महफिल मुशायरा में खींच ले गए। इकबाल चूँकि बिल्कुल नए थे इसलिए उनका नाम मुब्तदियों के दौर में पुकारा गया। गजल पढ़नी शुरू की। जब इस शेर पर पहुँचे, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्क़े इन्फ़ाल के, तो अच्छे अच्छे उस्ताद उछल पड़े। यहाँ से इकबाल की बहैसियत शायर शोहरत का आगाज हुआ। 25 दिसंबर 1905 को अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला ले लिया। बाद में आप जर्मनी चले गए जहाँ म्यूनिख यूनिवर्सिटी से आपने फलसफा में पीएचडी की डिग्री हासिल की। 4 नवंबर 1907 को म्यूनिख यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टरेट मिलते ही लंदन वापस चले गए। बैरिस्ट्री के फाइनल इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। जुलाई 1908 को नतीजा निकला, कामयाब करार दिए गए। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की फारसी शायरी में कई किताबें काफी मशहूर हुईं, जिनमें असरार खुदी, रुमूज़े बेखुदी, पयाम मशरिक, ज़ुबूर अजम, जावेद नामा, अरमगान हिजाज सरे फहरिस्त हैं। उर्दू शायरी में जो किताबें शोहरत की हामिल हुई, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम सरे फहरिस्त हैं। इकबाल की नज़में जो बेहद मकबूल हुई, शिकवा, जवाब शिकवा,
खिज़र राह वालदा मरहुमा की याद में काबिल जिक्र हैं। इकबाल के तसव्वुरात व नजरियात के मुतअद्दिद मज़ामीन कुछ यूं हैं: खुदी, अक्ल व इश्क, मर्द मोमिन, वतनियत व कौमियत, इकबाल का तसव्वुर तालीम, इकबाल का तसव्वुर औरत, इकबाल और मगरबी तहजीब, इकबाल का तसव्वुर इबलीस, इकबाल और इश्क रसूल। अल्लामा इकबाल मौलाना रूमी को अपना रूहानी उस्ताद मानते थे और उन्हें पीर रूमी के नाम से याद करते थे। अल्लामा इकबाल की वफात 21 अप्रैल 1938 में हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से इंसानी जहनों को बेदार करने का काम किया था। उनके इंतकाल को एक लंबा अरसा ज़रूर गुजर गया है, लेकिन उसकी मानूयत वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। अल्लामा इकबाल ने जब हुब्बुल वतनी के साथ अपनी शायरी से खुदी का जो पैगाम दिया है, वो आलम इंसानियत के लिए वक्त की ज़रूरत है। पेश है अल्लामा इकबाल की बरसी पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की एक खास रिपोर्ट। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का शुमार उर्दू के मुमताज शोरा में होता है। अल्लामा इकबाल ने जिस अहद में उर्दू शायरी के मैदान में कदम रखा था, उस वक्त उर्दू शायरी के उफुक पर बहुत से शोरा अपने फन की बुलंदी के सबब नुमाया थे, लेकिन इकबाल ने किसी के उसलूब को इख्तियार करने के बजाय खुद अपना मुनफरिद उसलूब इख्तियार किया और यही मुनफरिद उसलूब इकबाल की शनाख्त भी बना। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में वक्त गुजारा, लेकिन शहर गजल भोपाल से उनका खास रिश्ता रहा है। इकबाल ने भोपाल की राहत मंजिल, शीश महल और रियाज मंजिल में रहकर 14 नज़में लिखी थीं। इकबाल ने भोपाल से खास रिश्ता होने के सबब जहां बांगे दरा का इंतसाब भी नवाब भोपाल हमीदुल्लाह खान के नामानवन किया था, वहीं इकबाल के इंतकाल के बाद भोपाल में इकबाल लाइब्रेरी, इकबाल मरकज और इकबाल मैदान भी कायम किया गया। इकबाल और भोपाल के खास रिश्ते पर भोपाल के दानिश्वर कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अल्लामा इकबाल का ताल्लुक ऐसा था भोपाल से कि हर लम्हे उनकी याद ताज़ा होती थी। यहाँ ममनून हसन खां थे, वो उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे और उनके पास से कई उनके खतूत भी मिले, उन्होंने खतूत सबको कुछ पब्लिश भी कराए। तो इकबाल को हम अपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करते हैं उस इकबाल से कि भाई देखो ऐसे अजीम शायर गुजरे हैं जो कि भोपाल में भी रहे भी और भोपाल को नवाजा भी उन्होंने। हमीदुल्लाह खान ने तो यहाँ तक कि उनको ताउम्र 500 रुपये की पेंशन दी थी उस जमाने में जब 500 रुपये की कीमत हुआ करती थी। अल्लामा इकबाल की बरसी के मौके पर मजलिस इकबाल के ज़ेर एहतमाम भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नसीम अंसारी हॉल में मुज़ाकरा का एहतमाम करके खिराज पेश किया गया। दानिश्वरों को मानना है कि इकबाल ने इंसानियत के एहतराम और खुदी को लेकर जो पैगाम दिया है, उसकी मानवीयत वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर जिस मुल्क की तारीफ में उन्होंने ज़मीन और आसमान एक कर दिया, यहाँ मुतअद्दिद लोग ये समझते हैं कि इकबाल मजहबी थे और अफसोस सबसे ज़्यादा होता है कि हमारे नाक़दीन ने भी इकबाल को इसी तरह शक्ल से पेश किया था। ये और बात है कि बाद में वो उनके कदमों में आ बैठे। उनकी शायरी इस्लाम माशरा के लिए थी, उसी पे उनका वो बेस करते रहे सारी ज़िंदगी। तो इसलिए नई नस्ल जो है उनसे उसी हद तक मुतासिर होना चाहिए उसको कि जो उनके यहाँ इस्लाह के सिलसिले में है, और इसीलिए हम उनको अल्लामा इकबाल को आज भी पसंद करते हैं। दानिश्वरों का ये भी मानना है कि इकबाल का सिर्फ मजहबी शायरी के हैसियत से मुताला करना उनके साथ नाइंसाफी करने के मुतरादिफ है। दानिश्वरों का मानना है कि इकबाल ने जावेद नामा के अलावा उर्दू शायरी में अगर कुछ भी ना लिखा होता तो भी वो उर्दू शायरी में हमेशा जिंदा रहते। दानिश्वर जहाँ जावेद नामे पर नए सिरे से काम करने पर जोर देते हैं, वहीं इकबाल के पैगाम हुब्बुल वतनी को आम करने का भी मशवरा देते हैं, ताकि इकबाल के कलाम के मिसरे की तरह हिंदुस्तान को सारे जहां में सबसे अच्छा बनाया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।